दोस्तों 12 बंकी टीचर अड्डा में आपका स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 की जो हमने सीरीज स्टार्ट करी थी, उसी क्रम में आज हमारे विज्ञान की है कक्षा 8 की जो है ना 12वीं क्लास है, जिसमें हम आज आपको पढ़ाएंगे कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। इससे पहले हमने आपको कक्षा 8 के 11 चैप्टर सॉल्व करा दिए। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए आपके समय को न बर्बाद करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये हमारे चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर का नाम है कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। ठीक है, इनमें हमने दो विनाशकारी परिघटनाओं के बारे में पढ़ना है। किस दो विनाशकारी परिघटनाओं के बारे में पढ़ना? पहली जो परिघटना है वो है हमारी तड़ित, और दूसरी जो परिघटना है वो भूकंप। इन दो परिघटनाओं के बारे में हमें पढ़ना है, डिटेल से पढ़ना, और इसी से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आता है तड़ित। पहले जानते हैं तड़ित क्या चीज़ होता है। विद्युत के तार ढीले हो जाने पे आपने विद्युत खंभों में चिंगारियां देखी होंगी। कहने का मतलब है, जब आप गांव या शहरों में कहीं रहते होंगे तो आपने देखा होगा जब खंभे के तार ढीले हो जाते हैं तो ये जब परिघटना आंधी या तूफान आता है, जैसे कि दिया गया है कि जब ये आंधी और तूफान आते हैं और जब ये हिलते डुलते हैं तो सर्किट मतलब हिलते डुलते हैं तो आपने उसमें चिंगारियाँ जलते हुए देखा होगा। ठीक है, और इसी क्रम में अगर देखते हैं, आपने एक सर्किट को प्लग में लगाया होगा। जैसे आप सर्किट को प्लग में लगाते हैं, अगर वो ढीला रह जाता है तब भी वो एक प्रकार की चिंगारियाँ निकालता है। ठीक है, निकालता है। ठीक है, ऐसा दिया गया है। और तड़ित भी एक विशाल स्तर की विद्युत चिंगारी है। कहने का मतलब है जो तड़ित है ये एक प्रकार की वैसी चिंगारी नहीं है कि तार से जो निकलती है या प्लग से जो निकलती वैसी चिंगारी नहीं, लेकिन ये उससे कई गुना या उससे कई बड़ी या विशाल स्तर की जो है ना चिंगारी होती है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तड़ित कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ये जो चिंगारियाँ होती है जिसे हम लोग तड़ित कहते हैं, अगर विशाल हो तो उसको तड़ित कहते हैं, बाकी ऐसे चिंगारियों की तरह हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, इसमें दिए गए 600 ईसा पूर्व से पहले प्राचीन यूनानी यह जानते थे। ठीक है, कहने का मतलब है 600 ईसा पूर्व पहले ही यूनानी ये जानते थे जब एम्बर एक प्रकार की रार को फर, ठीक है, एक प्रकार की रार या फर को फर से रगड़ते हैं। ठीक है, ये दिया गया, फर से रगड़ते हैं तो यह बालों की जैसी हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर लेता। और आपने यह देखा होगा कि जब आप ऊनी या पॉलिस्टर के वस्त्रों को उतारते हैं, कहने का मतलब है जब हम लोग जब ऊनी कपड़े पहनते हैं या पॉलिस्टर के कपड़े पहनते हैं, जब उनको उतारते हैं तो हमारे बाल जो है ना खड़े हो जाते हैं। यदि आप अंधेरे में इन वस्त्रों को उतारते हैं तो आप चट चट की ध्वनि या चिंगारी भी देख सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है जब हम लोग ऊनी कपड़े या वस्त्र पहनते हैं, ठीक है, तो अगर हम इसको अंधेरे में उतारते हैं तो हमें थोड़ा चिंगारी भी देखने को मिलती है और चट चट की आवाज़ भी देखने को मिल जाती है। सन 1752 ईस्वी में, ठीक है, ये दिया गया है इसमें, देख रहे हैं, सन 1752 ईस्वी में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह दर्शाया कि तड़ित तथा आपके वस्त्रों में उत्पन्न चिंगारी वास्तव में एक ही परिघटना है, परंतु इस तथ्य को साकार होने में 2000 वर्ष लग गए। ठीक है, ये दिया गया। तो अगर पूछा जाए कि तड़ित की खोज किसने करी तो तड़ित की खोज किसने थी? बेंजामिन, अमेरिकी वैज्ञानिक थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। देखिए एक पॉइंट दिया गया है। ठीक है, मैंने आपको बता रखा था पहले कि एक पॉइंट दिया गया। ये देखिए, दोनों जब पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और जब पॉजिटिव होते हैं या निगेटिव होते हैं तो दोनों एक दूसरे को जो है ना प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं बात? ये मैंने आपको साधारण शब्दों में समझा दिया, बाकी फिगर की डिटेल से आप इजीली समझ सकते हैं कि अगर धनात्मक धनात्मक होगा तो एक दूसरे को जो है ना, धनात्मक धनात्मक होगा तो एक दूसरे को जो है ना प्रतिकर्षित करेंगे, अगर धनात्मक ऋणात्मक होगा तो एक दूसरे के पास आएंगे। ठीक है, ऐसा बताया गया है इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं प्रक्षेपण। ये देखिए, ये कुछ प्रक्षेपण दिए गए हैं, इनके रिजल्ट्स हैं, उनको हम लोग पढ़ लेते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला प्रक्षेपण का दिया गया, आवेशित गुब्बारे एक दूसरे को आवेशित गुब्बारों को प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब एक आवेशित गुब्बारे ने दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित किया। ठीक है, ऐसा इसलिए किया क्योंकि दोनों जो आवेश थे वो दोनों एक ही थे, सेम थे, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव था और या निगेटिव निगेटिव था। दूसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरा पॉइंट है, एक आवेशित रिफिल ने दूसरी आवेशित रिफिल को प्रतिकर्षित किया, परंतु एक आवेशित गुब्बारे ने एक आवेशित रिफिल को आकर्षित किया। ठीक है, कहने का मतलब है एक प्रतिकर्षित मतलब एक आवेशित गुब्बारे ने एक आवेशित रिफिल को आकर्षित किया। अच्छा, यह इंगित करता है कि गुब्बारे पर आवेश रिफिल के आवेश से भिन्न प्रकार का है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को मेरी? यही बता रहा, भिन्न प्रकार का, अगर एक पॉजिटिव है तो एक निगेटिव है, इसी वजह से उसने जो है ना एक दूसरे को आकर्षित किया। गुब्बारे पर आवेश रिफिल के आवेश से भिन्न प्रकार का है। क्या फिर या हम कह सकते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, यही दिया गया है। कौन कौन से आवेश होते हैं ये नीचे दिया गया है। एक आता है आपका सजातीय प्रकार का, ऊपर दिया गया है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा सजातीय दिया गया है। एक ही प्रकार के जो होते हैं वो सजातीय कहलाते हैं, मतलब अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तो वो सजातीय होंगे। आवेश एक दूसरे प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि ये विजातीय मतलब भिन्न प्रकार के होते हैं, अगर एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा। आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यही आपका दिया गया, यही मैंने आपको साधारण भाषा में समझाया रखा था। ठीक है,
फिर आगे देखते हैं, मान्यता के अनुसार रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश को धनावेश कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखेंगे, परीक्षा में पूछा। मान्यता के अनुसार अगर रेशम को रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश को धनावेश कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि जो रेशम है उसे कांच पर रगड़ने से, मतलब उसे रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा जो आवेश निकलता है वो कैसा होता है, धनावेश होता है कि ऋणावेश होता है कि उदासीन होता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो है ना आपका धनावेश होता है, ये आपको पता होना चाहिए, तथा अन्य प्रकार के आवेश को ऋणात्मक कहते हैं। ठीक है, ये दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, ये हमारे चैप्टर से जुड़ा हुआ पॉइंट है, ये आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि चैप्टर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब तड़ित के बारे में पढ़ते हैं। अब रगड़ द्वारा उत्पन्न आवेशों के आधार पर तड़ित की व्याख्या करना संभव है। ठीक है, अब रगड़ के आधार पर हमने आपको बता दिया है कि कैसे आवेश उत्पन्न होता है और कैसे क्या होता है। ठीक है, ये मैंने बता दिया है, और ये फिगर आपको दिख रहा होगा, देख रहे हैं, ऊपर के बादलों में जो है धनावेश है और नीचे के बादलों में जो है ऋणावेश है, और जो ज़मीन का मतलब ज़मीन का जो निचला भाग होता है वो ज़्यादातर पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, ये आप फिगर दिखा दिया मैंने, अब आप इसके बारे में पढ़ाते हैं आपको। ठीक है, ऊपर देखते हैं, ऊपर क्या दिया गया है, ये देखिए पॉइंट दिया गया है, पॉइंट दिया गया है आपका, गरज वाले तूफानों के बनते समय वायु की धाराएं ऊपर की ओर जाती हैं। ठीक है, मतलब जब गरजने वाले तूफान जब बनते हैं तो उस समय जो है ना वायु की जो धाराएं होती हैं ऊपर जाती हैं, जबकि जल की बूंदें जो है ना नीचे की ओर आती हैं। कहने का मतलब है ऊपर जो जाती हैं तो वो वायु की धाराएं ऊपर जाती हैं और जो जल जो होता है वो नीचे आता है। इन प्रबल गतियों के कारण आवेशों का पृथक्करण होता है। ठीक है, कहने का मतलब है जब ऐसी परिघटनाएं होती हैं तो आवेश जो है ना एक दूसरे से अलग हो जाते हैं एक प्रक्रिया द्वारा, जिसे हम अभी पूर्णतः नहीं समझ सके हैं। बादलों के ऊपरी किनारे के निकट धनावेश एकत्रित हो जाता है। अभी आपको मैंने फिगर में दिखाया था, ये देखिए बादलों के ऊपर जो है ना किनारे पर जो है ना धनावेश इकट्ठे हो जाते हैं, यही पॉइंट दिया गया है। ठीक है, फिर आते हैं, फिर दिया गया है धनावेश एकत्रित हो जाते हैं तथा ऋणावेश बादलों के निचले किनारे पर संचित हो जाते हैं और धरती के निकट धनावेश का संचय होता है। देखिए वही चीज़ दिया गया है कि जो बादल होते हैं उनके किनारों पर, मतलब ऊपर के जो बादल होते हैं उस पर धनावेश होता है। ठीक है, और जो नीचे के बादल होते हैं उस पर ऋणावेश होता है, और जो धरती होती है उस पर जो है ना पॉजिटिव आवेश होता है। यही आपको दिया गया है और यही हम आपको बता रहे थे। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, आगे क्या दिया गया। धरती के निकट भी धनावेश का संचय होता है। जब संचित आवेशों का परिणाम अत्यधिक हो जाता है तो वायु जो विद्युत का हीन चालक आवेशों के प्रवाह को नहीं रोक पाती और ऋणात्मक तथा धनात्मक आवेश मिलते हैं और प्रकाश की चमकीली धाराएं तथा ध्वनि उत्पन्न होती हैं। इसे हम तड़ित के रूप में देखते हैं। ठीक है, अच्छा, कहने का मतलब है जब उस पर जब धनावेश की मात्रा ज़्यादा, मतलब नीचे जब धनावेश होता है, ठीक है, जब धनावेश और ऊपर जो बादल, जो ऊपर वाले बादल से थोड़ा सा नीचे होते हैं जिसमें ऋणावेश होता है, ये दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं और आपस में मिल जाते हैं। जब ऐसे मिलते हैं तो एक चमकीली धारा बनती है तथा ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी को हम लोग जो है ना तड़ित के रूप में देख सकते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया को जो है ना विद्युत विसर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत विसर्जन कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, फिर आता है तड़ित से सुरक्षा कैसे करेंगे। तो गरज सुनना किसी सुरक्षित स्थान पर तुरंत पहुंचने की चेतावनी है। ठीक है, अगर आपको गरज सुनाई पड़ती है तो आप तुरंत जो है ना किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचे, ये उसकी चेतावनी है। अंतिम गर्जन सुनने के बाद सुरक्षित स्थान से बाहर आने से पहले कुछ देर तक प्रतीक्षा करें। अगर मान ली बादल गरज रहा है और वो उसका अंतिम गरजना है तो थोड़ा सा सब्र करें, आप थोड़ा सा वेट कर लें, उसके बाद ही बाहर निकलें। ठीक है, ये इसमें एडवाइस दी गई है आप लोगों के लिए, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सुरक्षित स्थान का पता लगाएं। एक पॉइंट और दिया गया, कोई मकान अथवा भवन सुरक्षित स्थान हो। यदि आप किसी कार या बस द्वारा यात्रा कर रहे हैं तो वाहन की खिड़कियां व दरवाजे बंद होने पर आप उसके भीतर सुरक्षित हैं। अगर किसी बस या वाहन में आप बैठे हैं, अगर उसके शीशे बंद हैं तो आप एकदम सुरक्षित हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तड़ित झांझा के समय, तड़ित झांझा के समय क्या करें क्या ना करें। ठीक है, लिखा है तड़ित मतलब तड़ित जो है ना जब होता है तो उस समय हम क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बाहर खुले में, ठीक है, आते हैं जब खुले वाहन जैसे हो गया मोटरसाइकिल हो गया, ट्रैक्टर हो गया, निर्माण कार्य तो मशीनें, खुली कार सुरक्षित तक, खुले मैदान, वृक्ष, पार्कों में शरण स्थल तथा ऊंचे स्थान तड़ित हमारी सुरक्षा नहीं करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है जो चीज़ सब खुली होती हैं वो हमारी जो है ना तड़ित जब पड़ती है, ठीक है, या तड़ित जब गिरती है तो हमें उसकी मतलब उससे हमारी रक्षा नहीं होती, क्योंकि सब नुकसानदेह होता है। जैसे ट्रैक्टर पे भी निर्माणाधीन होता, खुली सुरक्षित जगह ना हो, खुले मैदान हो, वृक्ष हो, पार्कों में शरण स्थल नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि ये खतरनाक आपके लिए साबित हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं घर के भीतर, घर के भीतर आते हैं तो तड़ित के तारों, कहने का मतलब यही है, तड़ित टेलीफोन के तारों तथा विद्युत तारों तथा धातु के पाइपों पर आघात कर सकती है। समझ रहे हैं बात को आपकी, कि अगर जो जब तड़ित होता मतलब तूफानी वर्षा होती है तो आप वो ज़्यादातर टेलीफोन के तारों
तथा विद्युत तारों तथा धातु के बने पाइपों पर आघात कर सकती हैं। त्वरित झांझा के समय हमें इन्हें छूना नहीं चाहिए और यही कहा जाता है कि आप जब बारिश हो रही हो तो फ़ोन पे बात ना करिए और फ़ोन के इस्तेमाल से दूर रहिए। यही सब दिया रहता है, ठीक है। फिर त्वरित युक्ति आता है, इसको छोड़ते हैं। फिर आता है भूकंप। हमारा क्या आता है? भूकंप। भूकंप भी हमारा इस चैप्टर का दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको भी हमें अच्छे से समझना चाहिए। आपने अभी त्वरित झाझा के त्वरित के विषय में अध्ययन किया है, तो ये प्राकृतिक परिघटनाएं जो है मानव जीवन की संपत्ति पर बड़े पैमाने में विनाश कर सकती हैं, ठीक है। अच्छा, जो दोनों परिघटनाएं हैं ये काफ़ी हद तक जो है ना बहुत बड़ा विनाश कर सकती हैं, ठीक है। सौभाग्यवश कुछ हद तक हम इन परिघटनाओं को भविष्यवाणी कर सकते हैं, ठीक है। सौभाग्यवश क्या, ये हमारे वैज्ञानिकों का प्रकाश कहें, हम लोग कुछ यंत्र ऐसे बना लिए जिससे हमें पहले पता चल जाता है कि कहाँ पे कौन सी परिघटना होने वाली है, जिसके चलते हम थोड़ा सा अलर्ट जारी कर देते हैं और अपने आप को सुरक्षित कर पाते हैं और लोगों की मदद भी कर पाते हैं। अच्छा, मौसम विभाग कुछ क्षेत्रों में बन रहे त्वरित झांझा के बारे में चेतावनी दे सकता है तथा त्वरित झांझा होती है तथा तो इसके साथ सदैव त्वरित एवं चक्रवात की संभावना रहती है, ठीक है। ये पॉइंट दिया गया। आगे देखते हैं। अतः इन परिघटनाओं से होने वाली क्षति से बचाव के उपाय के लिए हमारे पास समय होता है, ठीक है। अच्छा, जब पहले पता चल जाता है तो हमारे पास थोड़ा समय होता है, उसको हम लोग देखते हैं। फिर त्वरित चालक, ये देखिए एक त्वरित चालक घरों में कैसे लगाया जाता है। घरों में ऐसे लगाया जाता है, जब घर बनवाया जाता है उसमें एक सीधी किसी धातु की जो है ना तार डाल दी जाती है। ऐसे पूरी तार पूरे घर में डाल दी जाती है। ऊपर का जो है ना वो स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है और जो ज़मीन के नीचे का तार होता है, ठीक है, ये ज़मीन के काफ़ी हद तक नीचे ले जाया जाता है ताकि जो ऊपर से आपका त्वरित या आवेश जो गिरता है वो डायरेक्ट आपका धरती से जाके मिल सके, ठीक है, बीच में कोई क्षति ना पहुंचाए। ऐसा इसलिए किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या आता है। हाँ, आगे ये देखते हैं। ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 8 अक्टूबर 2005 को बाद में उत्तर कश्मीर के उरी एवं तंगधार शहरों में एक बड़ा भूकंप आया था। इससे पहले गुजरात के भुज जिले में 26 जनवरी 2001 को बड़ा भूकंप आया था, ठीक। तो आप लोग याद रखेंगे कि अगर आपसे पूछा जाता उत्तरी काशी के उरी में कब भूकंप आया था, तो 8 अक्टूबर 2005 को आया था। और गुजरात के जो भुज जिले में कब आया था, 26 जनवरी 2001 को बड़ा भूकंप आया था, ठीक है। ये आप दोनों परिकल्पनाएं याद रखेंगे, ठीक है। ये आपकी परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, पूछ भी सकता है, ठीक है। फिर आता है भूकंप क्या है, ये जानते हैं। तो भूकंप क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। भूकंप जो बहुत कम समय तक रहता है तथा पृथ्वी के कंपन अथवा कोई झटका होता है, तो यह पृथ्वी की भूप्रपट्टी के भीतर गहराई में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है। तब भूकंप हर समय सब जगह आते रहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब भूकंप हमेशा आते ही रहते हैं, लेकिन कोई बड़ा होता है कोई छोटा होता है। ऐसी परिघटनाएं जब बड़े स्तर पर भूकंप आता है तो हमें पता चलता है, छोटे तो हमें पता भी नहीं चलते, ठीक है। इसी के आधार पर हम आगे देखते हैं। ये एक पॉइंट दिया गया है, ठीक है। प्रायः इनको नोटिस नहीं किया जा सकता। विशाल भूकंप बहुत कम होते हैं तथा ये भवन पुल बांधों एवं लोगों को असीम क्षति पहुंचा सकते हैं, ठीक है। इनसे जीवन की संपत्ति तथा विशाल हानि हो सकती है। कहने का मतलब है जो भूकंप जो होते हैं ये अगर विशाल रूप में आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा हानि हो सकती है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। पॉइंट दिया गया, इसको देखते हैं भूकंप क्यों आते हैं, ठीक है। ये हम जानते हैं कि पृथ्वी के भीतर सबसे ऊपरी सतह की गहराई की गड़बड़ी के कारण भूस्पंद आते हैं तथा पृथ्वी की इस परत को भूप्रपट्टी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको दिया गया है, ये आपकी पृथ्वी दिख रही होगी, ये आपको पूरा पृथ्वी दिख रही होगी। पृथ्वी जो है ना 3 भागों में बटी हुई। जो सबसे ऊपरी परत होती है उसको भूप्रपट्टी कहते हैं। जो बीच में आपको लाल वाली ये परत दिख रही है इसको क्या कहते हैं, इसको बाह्य क्रोड कहते हैं, ठीक है। और जो बिल्कुल अंदर होती है इसको क्या कहते हैं, इसको आंतरिक क्रोड कहते हैं, ठीक है। ये आपको तीनों चीज़ दिख रही हैं और मैंने बता भी दिया है, ठीक है। ये आपको बहुत से मतलब क्लास 9th में भी आपको चैप्टर देखने को मिलेगा। तो हर चैप्टर में कुछ ना कुछ आपको नया पढ़ने को और सीखने को मिलता रहेगा, ठीक है। तो आप इसको पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो ये पृथ्वी होती है, ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं। पृथ्वी की यह परत जो है ना एक खंड में नहीं है या टुकड़ों में विभाजित है। प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं तथा ये प्लेट निरंतर गति करती रहती है। जब एक दूसरे से रगड़ खाती हैं अथवा टक्कर के कारण, ठीक है, रगड़ खाती हैं अथवा टक्कर के कारण प्राचीन काल के लोग भूकंप आने का सही कारण नहीं जान मतलब ये चीज़ नहीं दिया गया, मतलब टक्कर के कारण, ठीक है, टक्कर के कारण एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है और तथा इसके कारण जो है भूप्रपट्टी में विक्षोभ उत्पन्न होता है और यही विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देता है, ठीक है। जब प्लेटें आपस में रगड़ती हैं या एक दूसरे से टकराती हैं तब जो अंदर समस्याएं उत्पन्न होती हैं, फिर उसी के चलते जो है ना भूकंप जो है ना पृथ्वी के ऊपर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। यही दिया गया है। आगे देखते हैं हम लोग। आगे का पॉइंट हमारे जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ेंगे, ठीक है। आता है
भूकंप के बचाव के कुछ चीज़ें हम लोग देखते हैं। भूकंप के बचाव के क्या होता है, उपरोक्त चर्चा में हमने सीखा कि भूकंपों की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। हमने यह भी देखा कि भूकंप अत्यधिक विनाशकारी होता है, अतः यह आवश्यक है कि हम हर समय अपने बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें। भूकंप क्षेत्रों में जहां भूकंप आने की अधिक आशंका होती है, रहने वाले लोगों को इनका सामना करने के लिए विशेष रूप से तैयार रहना चाहिए। सर्वप्रथम इन क्षेत्रों में भवनों के डिजाइन ऐसे होते हैं कि बड़े बड़े भूकंपों के झटके सह सकते हैं तथा आधुनिक भवन प्रौद्योगिकी संभव बना सकते हैं, तथा उचित यह है कि भवनों के ढांचे सरल हों ताकि भूकंप निरापाद हो जाए। ठीक है, किसी योग्य आर्किटेक्ट एवं संरचना इंजीनियर से परामर्श कीजिए। ठीक है, अपना अगर घर बनवाना है भूकंपीय क्षेत्र में तो आप किसी योग्य जो है ना आर्किटेक्चर से संपर्क कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, अगर आप घर में हैं तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट दिया गया, किसी मेज के नीचे आश्रय ले लें, झटके को रुकने तक वहीं रहें। कहने का मतलब है जब भूकंप आता है अगर और आप घर में हैं तो आपको क्या करना चाहिए, तो आप तुरंत जो है ना मेज का आश्रय लेना चाहिए और झटके जब तक रुक न जाए तब तक उस मेज के नीचे से बाहर नहीं निकलना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, ऐसी ऊंची एवं भारी वस्तुओं को दूर रहें जो आप पर गिर सकती हैं। मतलब अगर आप घर में हैं, देख रहे हैं झूमर के नीचे हैं या कोई बड़ी वस्तु आपके ऊपर रखी है, तो अगर भूकंप आता है तो आप वहाँ से तुरंत हटें क्योंकि वो आपके ऊपर भी गिर सकते हैं हिलने डुलने की वजह से। तीसरा पॉइंट क्या है, यदि आप बिस्तर पर हैं तो उठें नहीं, अपने सिर को तकिए से बचा कर रखें। ठीक है, अगर आप बिस्तर पे हैं, ठीक है, तो तकिया जो है ना अपने सिर पर रख के आप अपने सिर को बचा सकते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है, यदि आप घर के बाहर हैं, अगर हम लोग घर के बाहर हैं तो हमें क्या करना चाहिए, तो भवनों वृक्षों के ऊपरी जात विद्युत लाइनों से दूर किसी खुले स्थान की खोजें एवं धरती पर लेट जाएं। कहने का मतलब है जब भूकंप आ जाए तो किसी खुले स्थान पर जाना चाहिए जहाँ पे कोई पेड़ पौधे या कुछ गिरने या फटने की चीज़ें ना हो, तो जहाँ आप इजीली आराम से या धरती पर आप लेट सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट यदि है कि यदि आप किसी कार या बस में हैं तो बाहर ना निकले, ड्राइवर से कहें कि वह धीरे धीरे किसी खुले स्थान पर पहुंचे तथा भूस्पंदन के समाप्त होने के पहले बाहर ना निकले। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि जब तक आप कार में हैं तब तक सेफ है। ठीक है, और जब तक भूकंप समाप्त न हो जाए तब तक आप कार से बाहर ना निकले। महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं इस चैप्टर से, इनको देख ले। कुछ वस्तुओं को अन्य वस्तुओं से रगड़कर आवेशित किया जा सकता है। कहने का मतलब यही है कि आप एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ कर या आपस में रगड़ कर आप उसको जो है ना कुछ आवेशित कर सकते हैं, उसमें धनायन या ऋणायन जो है ना पैदा कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है, ये मैंने आपको बता रखा है। अच्छा, जब धनावेश और धनावेश होता है तो क्या होता है, तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। अच्छा, जो अब दोनों मतलब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होता है तो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, आगे का पॉइंट देखते हैं। आगे हमारे पास कौन सा पॉइंट आता है, आगे आ जाता है सजातीय आवेश। मतलब कि एक ही जैसे जो आवेश होते हैं एक दूसरे को प्रदर्शित करते हैं। जैसे यही दिया गया पॉइंट कि अगर प्लस प्लस है तो एक दूसरे को जो है ना प्रतिकर्षित करते हैं। विजातीय का मतलब होता है एक प्लस हो एक माइनस हो तो एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यही पॉइंट आपका दिया गया है। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। दूसरा आता है रगड़ द्वारा उत्पन्न विद्युत आवेशों को स्थिर आवेश कहते हैं। अच्छा, जो रगड़ द्वारा हम लोग आवेश उत्पन्न करते हैं उनको हम लोग स्थिर आवेश कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है। अच्छा, जब आवेश यही गति करने लगते हैं तो ये जो है ना विद्युत धारा के रूप में बन जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कोई वस्तु आवेशित है या नहीं इसकी पहचान के लिए विद्युत दर्शी का उपयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कोई वस्तु जो है ना आवेशित है कि नहीं है तो किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो विद्युत दर्शी का यंत्र का उपयोग किया जाता है। किसी आवेशित वस्तु के आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने को भू संपर्करण कहते हैं। क्या कहते हैं, अगर किसी आवेशित वस्तु को आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करना हो, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आवेश है और उस आवेश को जो है ना पृथ्वी तक पहुंचाना है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग भूसंपर्करण कहते हैं। क्या, भूसंपर्करण कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है वो आता है, बादलों तथा पृथ्वी अपने विभिन्न बादलों के बीच जो है ना विद्युत विसर्जन के कारण त्वरित उत्पन्न कर देती है। ठीक है, त्वरित आघात जीवन, ठीक है, ये दिया गया, त्वरित आघात जीवन एवं संपत्ति को नष्ट कर सकता है। त्वरित चालक भवनों के त्वरित के प्रभाव को बचा सकता है। अच्छा, जो त्वरित चालक लगा होता है अगर वो भवनों पर लगा होता है ना तो त्वरित के जो प्रभाव है उसको कम कर सकता है और बचा भी सकता है। पृथ्वी के अचानक कांपने एवं थर्राने को भूकंप कहते हैं। अगर पृथ्वी कांपने लगे या थर्राने लगे तो उससे हम लोग भूकंप कहते हैं। फिर भूपर्पटी के भीतरी गहराई में विक्षोभ के कारण भूकंप आता है। अच्छा, जो भूपर्पटी होती है उसके बहुत ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो वहाँ जो विक्षोभ होता है उसी कारण जो है ना भूकंप आता है। भूकंप आने की भविष्यवाणी संभव नहीं। अच्छा, भूकंप आ रहा है उसकी भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता, ऐसा दिया गया है बुक में। ठीक है, पृथ्वी की प्लेटों की सीमाओं पर भूकंप आने की प्रवृत्ति होती है, इन क्षेत्रों में भ्रंश क्षेत्र होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, किसी भूकंप में विनाशी ऊर्जा के माप रिएक्टर पैमाने पर की जाती है तथा रिएक्टर पैमाने से 7 से अधिक माप वाले भूकंप जीवन तथा संपत्ति की अपार क्षति कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हमें भूकंप से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए, ये सब दिया गया है। ठीक है,
तो गाइज़ ये हमारा चैप्टर नंबर 12 था। इसमें हमने आपको जो जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। बाकी कोई चीज़ इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, बस आप इतना समझ लीजिए कि अगर आप इसको कवर कर लेंगे तो 15 से 20 मिनट में चैप्टर आपका कवर हो जाएगा और आप इजीली इसको कर पाएंगे। अब इसके बाद हमारा एक और चैप्टर बचा है, हम वो चैप्टर करने के बाद क्लास 9th की साइंस को स्टार्ट कर देंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम बराबर उनकी 265834 जो है ना हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप इस पर जाके इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे आप क्लिक करके जो है ना हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से और फ्री PDF पा सकते हैं, ठीक है। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता और हम जो है ना आपके लिए बहुत ही अच्छा करने की कोशिश करते रहते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल आपको कक्षा 8 की जो है ना विज्ञान की आखिरी क्लास के साथ मिलते हैं। उसके बाद जो है ना हम क्लास 9 की साइंस को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो कल हमारी जो है ना कक्षा 8 की जो है ना आखिरी क्लास है साइंस की, ठीक है। तो फिर आज के लिए नमस्कार, बाय बाय, धन्यवाद।